आप क्या समझते हैं कि सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, या अचानक से कोई ऐसी बात है जो उनको बुरी लगी है, वो समझते हैं कि जी जनाब ठीक है, इस वक्त ये कार्रवाई होनी चाहिए थी? क्योंकि एक तरफ हम कच्चे के डाकुओं के हवाले से भी देख रहे हैं, एक तरफ जनाब बलूचिस्तान में भी ये सब कुछ हुआ। क्या तज्जिया आपका? जी बहुत बहुत शुक्रिया साना साहबा। देखिए, ये जो इस वक्त अचानक दहशतगर्दी का बाजार गर्म हुआ है बलूचिस्तान में और केपीके में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये एक सोची समझी साजिश है। जिस तरह आप देखिए, बलूचिस्तान में उन्होंने वही दिन चुना जिसमें नवाब अकबर मुफ्ती साहब की जो है वो बरसी का दिन था। इसी तरह हमारे जो बहुत ही अच्छे दोस्त मुल्क है, उनके बर्री फौज के सरबरा जो है वो पाकिस्तान में मौजूद थे, और ये कार्रवाई एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत हुई है कि यहाँ जो पाकिस्तान में इंतकाम है उसको किसी तरह जो है साबुता किया जाए। आप देखिए कि इसी वजह से हमने ये जो ऑपरेशन के नाम पे वहाँ जो कार्रवाई हो रही है उसमें काफी ज्यादा जो है वो दहशतगर्दों को जन्म हासिल किया है। लेकिन उन्होंने जो हमारी यूनिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिस तरह देखें उन्होंने जो ज़ायरीन और वहां से काम करने वाले लोग थे उनके शनाख्ती कार्डों को चेक करके बसों से उतार के उनको किस तरह बेरहमाना जो है कत्ल किया, ये एक सोची समझी साजिश है। और जिसमें इसकी जो लिंक है वो हमारे पड़ोसी मुल्क जो है उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ जाता है। इसमें तो कोई अब कोई छुपी बात रही नहीं है कि जितनी ज्यादा असर रसूख जो है वो रॉ का जो है वो तहरीक तालिबान का भी है और BLA और जितनी इंतहा पसंद जमातें बलूचिस्तान में कारफरमा है उनके पीछे फंडिंग और उनकी प्लानिंग और उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो रॉ से उनको मुयस्सर है। फवाद सिद्दीकी साहब, यहाँ एक क्वेश्चन ज़रूर रेज होता है। इस वक्त जो कार्रवाई हुई और हमारे जवानों को शहीद किया गया, लेवीज़ के जवानों को शहीद किया गया, पुलिस के जवानों को शहीद किया गया, उसमें सब लोग मजम्मत कर रहे हैं, हम भी यहाँ बैठे हुए। लेकिन ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की जब बात की गई और वहाँ पे KP से उसको शुरू होना था, उस वक्त इतनी ही मुखालफत हमने असम्बली में देखी। आज वो लोग खामोश हैं जो मुखालफत कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कि क्या इन मामलात में एजेंसीज को हम फिर ये इल्ज़ाम देते हैं जनाब इस्टेब्लिशमेंट हर चीज़ में बीच में आ रही है या फौज बीच में पड़ रही है, लेकिन उन्हें उनका काम भी तो नहीं करने दिया जाता हम जब हम सियासत में कहते हैं कि वो सियासत में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं? तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इसमें देखें ये तो बात आपने बिल्कुल ही बिल्कुल टू द पॉइंट बात है कि ये जो कार्रवाइयाँ शिद्दत अख्तियार कर रही हैं उसकी एक वजह मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, और उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के जो मेन कारफरमा है वही नहीं चाहते कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, इट्स अ मल्टी प्रोंग ऑपरेशन। ये सिर्फ ग्राउंड पे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, उनके सिंपैथाइजर्स, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो मीडिया के जो ग्रुप्स हैं, इन तमाम के खिलाफ जो है ये कार्रवाई जो है अमल में लाई जा रही है। और इसको आप, अगर मैं इसको आम जबान में बात करूं तो निब द ईविल इन द बर्ड। हम पहले जो एक कॉस्मेटिक कार्रवाई करते थे, चंद दहशतगर्दों को हमने जहन्नुम हासिल किया और हम समझते थे कि जी वो ऑपरेशन जो है वो पाए तकमील तक पहुंचेगा। इस दफा हमने जो लाएअमल इस्तेमाल इख्तियार किया है हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट और फोर्सेस से मिलके, वो बहुत ही देरपा इंशाल्लाह साबित होगा, क्योंकि अब हम उस दहशतगर्दी की जड़ को जो है उसका किला कमा करने जा रहे हैं, जिसमें उनके सिंपैथाइजर, उनके ट्रेनर्स, उनके हैंडलर्स, यहाँ तक के जो बाहर से जो रवाबित हैं, वो हम उनको जो है उनकी तरफ जो है वो हमारी तमाम जो एफर्ट्स हैं उनका किला कमा करने पे मौजूद है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी एक जो जमात है वो उसको भी अपने साथी मकसद के लिए इस्तेमाल करती है और वो नहीं चाहते कि मुल्क में इस्तेकाम आए। और
इसकी जो आपने देखा, इसके तो अब तमाम शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो उनके बाहर मुल्कों से रास्ते हों, लॉबिंग एंटी पाकिस्तान हो, उनका सोशल मीडिया जो पूरा एक ब्रिगेड है। वो फवाद सिद्दीकी साहब, आपने स्पेशली अब केपी की बात करें, मैं खुल के बात कर रही हूँ। केपी में क्या उनकी अपनी गवर्नमेंट को नहीं पता? पहले तो हमें पता था दहशतगर्दों के कुछ ठिकाने होते हैं, वहाँ जाके हमें हमला करना है, वहाँ पे उनको जनाब फारिग करना है। हम सवात में भी देख चुके हैं और कामयाब ऑपरेशन हुआ है सवात का भी। लेकिन इस वक्त क्या केपी की गवर्नमेंट खुद इस बात को समझ रही है कि अगर वो गवर्नमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ 2 जगहों पे कर रहे हैं, बाकी अब तो वो जगहें भी अब तलाश करना मुश्किल हो गई हैं कि जहाँ पे दहशतगर्द है, अब तो घरों के अंदर बैठे हुए हैं। तो इन हालात में भी मुखालफत और फिर उसको मान भी लेना और फिर पब्लिक की तरफ से प्रेशर भी आना कि जनाब ठीक है, अगर गवर्नमेंट कह रही है तो ठीक है, 18वीं तरमीम के बाद उनकी भी बात मानी जाए। इन हालात में आप क्या समझते हैं दिफाई तजियाकार के तौर पे कि क्या इस तरह से सूबों की बात माननी चाहिए? जी नहीं, देखिए, हम तो और हम जैसे जो थोड़ी बहुत ये यहाँ अपने हिसाब से जो बात करते हैं वो यही करते हैं कि देखिए, फौज जो है वो एक ऑपरेशन करके इलाके को खाली करके आती है, तो जो लोकल वहाँ के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनके हवाले करती है। लेकिन केपीके में तो हालात ये हो गए हैं कि सिवाय वहाँ पॉलिटिकल गेम स्कोरिंग के और वहाँ कुछ हो नहीं रहा, और दिन ब दिन केपीके के हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये तो वो जमात इस वक्त हुक्मरान वहाँ हुक्मरानी कर रही है कि जिसके बानी को तालिबान खान के नाम से पुकारा जाता था, और उसकी वजह से ही उसके दौर में जो उसकी जो वहाँ के तालिबानों के साथ जो मुआहदे किए गए और उनको यहाँ नौबादी के अंडर जो है वो केपीके में आबाद किया गया, ये उसका ही शाह खजाना है। आप देखिए, यहाँ जो इस वक्त केपीके में जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं, ये उन्हीं की पॉलिसियों का नतीजा है जो उस 2018 की जो गवर्नमेंट थी उसने वहाँ किए। और अभी भी जो है वो क्योंकि पॉलिटिकल स्कोरिंग वो लोग कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि केपीके में जो है वो इस्तेकाम आए, और उसका जो तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो विफाक पे और एस्टेब्लिशमेंट पे और आर्मी पे डाली जाए। यहाँ एक क्वेश्चन जरूर रेज होता है, सब मेरी अपनी समझ से बाहर है। अगर आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों में और एक पार्टी के पास बहुत हमदर्दियाँ हासिल हैं, जिसका लीडर जो है वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है, अब वो ठीक है या गलत है ये अब कानून फैसला करेगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पॉलिटिकल ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ बदला लेने के लिए होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर चीज़ें इस वक्त हाथ से निकल रही हैं तो अवाम को कैसे समझाया जाएगा कि जनाब ये इस वक्त पाकिस्तान के हक में नहीं है और इसको इसी तरह से लेना चाहिए, क्योंकि अवाम की तो हमदर्दियाँ उसी पार्टी के साथ हैं जिस पार्टी को वोट बहुत मिले। कम्युनिकेशन के लिहाज से इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, इसी वजह से बारहा जो है वो आईएसपीआर, डीजी आईएसपीआर की देखें, उन्होंने इस चीज को डिजिटल टेररिज्म का नाम दिया है। ये जो 5th जनरेशन वॉर के हाइब्रिड वॉरफेयर जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के फोरम्स पे हो रहा है, इसका जब तक तदारक नहीं होगा, हमारी आवाम को फैक्ट्स के साथ इंफॉर्मेशन मुहैया नहीं होगी, तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन का इस वक्त समुंदर है सोशल मीडिया पे, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जिसकी वजह से इन्होंने इस चीज का भी इजहार किया कि शायद हम जो हुकूमत वक्त है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पाबंदी लगाने जा रही है, क्योंकि वहां भी ये जो जहर उगलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ, वो नहीं चाहते कि उसके ऊपर भी जो है वो वहां कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद हो। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप जैसे जीरिक जो एंकर्स हैं, उनके प्रोग्राम हैं, इसी तरह हमारे जो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, ये अब इस बात को बिल्कुल जान चुका है कि जी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसका किला कमा किए बगैर आवाम में इनका चेहरा बेनकाब किए बगैर अब हम जो है हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और मैं समझता हूं कि हमारी आवाम भी अब थोड़ा बहुत जो है इनकी जो अय्यारियां हैं, इनके जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं,
उनको वो शायद बहुत ज्यादा समझ चुके हैं। ठीक है फवाद सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सलमान राजा साहब आपकी तरफ आते हैं। सलमान राजा साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो इंटरनेट पे पाबंदी की भी बात की गई और ये भी कहा गया कि जनाब जो डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान वो दुनिया का 5वां मुल्क बन गया है कि जहाँ का नौजवान कंप्यूटर के पीछे से अपनी इकॉनमी को सपोर्ट कर रहा है और अपनी मदद आपके तहत काम कर रहा है। एक तरफ फायर वॉल वाला सिस्टम जिसमें हम चीज़ों को रोक रहे हैं, और ये पाकिस्तान में तो अभी हो रहा है, हम चाइना में तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हम देख चुके हैं किस हद तक ठीक है। उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा इस वक्त हमारे दिलों में आ रहा है या नौजवानों के दिलों में ये बात आ रही है कि मेरे खिलाफ काम हो रहा है, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? और ग्राउंड रियलिटी से हमेशा इसमें कहीं ना कहीं गैप होता है। नौजवानों से मिलें आप, जो इंडस्ट्री है उसमें जाके ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, जो कंटेंट राइटिंग की है इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री है, बहुत सारी कंपनियां मैंने खुद बंद होती हुई देखी। पॉइंट ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप एक की पोजीशन पे बैठे हो, डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे बैठे हो तो आप गलत नहीं हो सकते। वी शुड लर्न टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक, नंबर 1। नंबर 2, चीज़ों को मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप ऑपरेशन करके ज़ख्म तो ख़त्म कर देते हो, लेकिन उसकी कॉज, वो कैंसर जो आप सेल्स ख़त्म कर रहे हो, एम्प्यूटेट कर रहे हो, हाथ काट देते हो, उसमें कैंसरस सेल्स आ गए, वजह क्या बनी है कैंसर होने की? वजह क्या है इस प्रॉब्लम की? डिजिटल दहशतगर्द आपके माशरे में पैदा क्यों हो रहा है अगर आप उसको टर्म जो दे रहे हो? सर वो 2011 से जो शुरू हुए थे वो अभी हैं, वो एक खेप उगाई गई थी, वो अब हो गया है। अगर इस तरह हम सोचें तो फिर तो जो तालिबान माइंडसेट हमारे यहाँ प्रिवेल करता है, मैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ जो MBA ग्रेजुएट्स हैं और उनकी मेंटेलिटी जो होती है वो अलग होती है और उनकी अपीयरेंस कुछ और कह रही होती है और उनका बिहेवियर कुछ और कह रहा होता है। देखिए, कंट्रीज जब, नेशंस जब बेहतरी की तरफ जाते हैं, जब आप अपने माइंडसेट स्ट्रेटेजिकली सेटअप करते हो, अपनी कौम की डायरेक्शन सेट करते हो। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि सियासतदान जो है वो सियासत चमकाने में मसरूफ़ है, अदलिया जो है वो इंसाफ दिखाने में मसरूफ़ है, देने में नहीं, दिखाने में मसरूफ़ है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर जानिबदारी दिखाने में मसरूफ़ है। आवाम जो बेचारी जो वो अपने ज़ाती मसाइल हल करने में लगी हुई है। लेकिन इन सब का जो मजमुआ है एक मुल्क, वो फारिग हो रहा है। लेकिन इसमें आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अगर हम चाइना की मिसाल ले लें, वहाँ भी फायर वॉल का सिस्टम है, हम दुबई चले जाते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा होता, जाहिर सी बात है कॉल्स आपकी डिटेक्ट नहीं हो रही होती, उनका उस हद तक जो है वो चीज़ें मना है। अगर पाकिस्तान में इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है तो ये फ्यूचर में इसके कोई बेहतरीन नताइज मिल सकते हैं, या इस वक्त जो हम परेशानी में, मेरा नौजवान परेशानी में, इसको पहले एड्रेस करना ज़रूरी है, या वो जो दहशतगर्दी का सामना है वो एड्रेस पहले करना ज़रूरी है? सर, हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्या बाकी के फैक्टर्स सिमिलर हैं दुबई से और चाइना से? क्या हम चाइना की तरह हमें ऑलमोस्ट फ्री बिजली और बेसिक नीड्स मिल रही हैं? क्या हमारी इकोनॉमी स्टेबल है, हमारी GDP अच्छी है, हमारी पर कैपिटा इनकम अच्छी है दुबई की तरह? क्या हमारे मुल्क के अंदर दुबई की तरह बड़े अच्छे रोड्स और हर चीज़ फैसिलिटी मिली हुई है? क्या दुबई के शहरी की तरह हम चाइना की शहरी की तरह हम दुनिया के 100 ममालिक में वीज़ा फ्री जा सकते हैं? क्या हमारा स्टैंडर्ड है वो सब चीज़ें होने के बाद अगर आप फायरवॉल लगाएं तो फिर कंपैरिजन बनता है। यहाँ पे 40% आवाम जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे, और उससे गुर्बत की लाइन के नीचे से भी कोई लाइन होती है वहाँ जा चुकी है। दे डोंट रियलाइज दिस। अब आप चीज़ों को कर्टेल करते रहोगे, जितना दबाते जाओगे वो उतना चिंगारियां बन के निकलती जाएंगी। मेरा ज़ाती राय ये है कि जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, हुक्मरान हैं, ब्यूरो स्टैब्लिशमेंट में सिर्फ आर्मी को नहीं बोलता और बोलना भी नहीं चाहिए लोगों को। स्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है हर वो फोर्स जो मुल्क में एक इन्फ्लुएंस रखती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो मीडिया के पर्सनैलिटीज़ हों, चाहे वो आर्मी के लोग हों, चाहे वो जुडिशरी हो। ये सारे लोगों को रियलाइज़ करना पड़ेगा, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कि आप किस डायरेक्शन में मुल्क को लेके जा रहे हो। ये 24 करोड़ आवाम जो है वो झुंड बनती जा रही है, एक पूरा रश बनती जा रही है, जमे गफीर बनती जा रही है। इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक ब्रेक पे में जाना है, और एस्टेब्लिशमेंट की जब बात की जाती है, आई डोंट नो क्यों उसको फौज से ताबीर किया जाता है। कोई भी जो है तमाम इदारों के जो सरबराह हैं वो मिलकर एस्टेब्लिशमेंट, इलीट जो होती है वो आप उसका कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में कोई हवा बनाने की इसको ज़रूरत नहीं है कि क्यों होता है। अमेरिका में भी इसी तरह से फैसले होते हैं और उन फैसलों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर 100% लोगों में से 5% लोग होते हैं जो हुक्मरानी करते हैं। ये मेरा या आपका असूल नहीं है, ये असूल जब से दुनिया बनी उस वक्त से चल रहा है। चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। हाफिज नईम साहब की सियासत हमेशा से जमात इस्लामी की एक मखसूस सियासत से मुख्तलिफ रही है। इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो जमात इस्लामी के साथ नहीं भी था, लेकिन फिर भी उनकी जो हड़ताल अभी जलसे हुए उसमें उन्होंने लबैक कहा, जो जमात इस्लामी का नहीं भी था तब उस वक्त भी, क्योंकि उन्होंने पार्टी की बात नहीं की थी, उन्होंने मुल्क की बात की थी। लेकिन क्या इस वक्त ये मुल्क हड़तालों का मुतमिल हो सकता है? ये यही एक सिलसिला है कि जिसमें हम अपनी बात हुकूमत के कानों तक पहुंचा सकते हैं? रिसेंटली अभी जो कल मामला होने वाला है, स्पेशली कराची में अगर हड़ताल किसी चीज़ की हो जाए तो पूरे मुल्क पे हावी हो जाती है। मुल्कगीर हड़ताल का कहा गया, और मुल्कगीर हड़ताल में अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान साहब कहते हैं कि हम IPPs को नहीं मानते, पाल नहीं सकते, कल मुल्क भर में भरपूर हड़ताल होगी, फिर ताजरों से मुशावरत करेंगे, अगर रिलीफ ना मिला तो आइंदा भी हड़तालें करेंगे। अब ये बयान सामने आ रहा है, कल किस हद तक पाकिस्तान की आवाम जो है वो जमात इस्लामी की हड़ताल पे लब्बैक करती है कि नहीं करती? क्योंकि अभी मैंने आते हुए भी शाम के वक्त देखा कि लाउड स्पीकर्स में ऐलान हो रहे थे, और अभी से जो है, लेकिन हाँ, सिंध गवर्नमेंट ने कह दिया कि स्कूल खुले रहेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। क्या कहते हैं सलमान राजा साहब, हड़ताल जमात इस्लामी की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? कि जमात इस्लामी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम कि वो प्रॉब्लम और इश्यूज़ को अच्छा पॉइंट आउट करते हैं, हमेशा ये देखा गया, लेकिन क्या वो अच्छे सोल्यूशंस देते हैं? ये मैं नहीं कहूँगा। क्या वो कॉन्क्रीटली आगे बढ़े हैं इन मामलों को लेके? क्या हल निकल आते हैं? नहीं होता, प्रेशर बिल्डअप होते हैं, और ये गवर्नमेंट को भी पता चल गया, वो अपने माइंडसेट एक बना चुकी है, जो पीपल्स पार्टी और MKM इन सारी जमातें, कि किस तरह इनको हैंडल करना है। उन्होंने हड़ताल करना है, इन्होंने हड़ताल करने के बाद उनको एक स्पेस देना है, एक दिन का हड़ताल कर लिया, आपने दिखा दिया अपना प्रेशर पॉइंट, फिर बात को लिंगर ऑन कर देंगे। जैसा कि जो मेयर के इलेक्शंस थे, बल्दियाती इलेक्शंस थे, कितने अरसे सालों उन्होंने ड्रैग करते रहे। क्या टैक्टिक थी उनकी? यही टैक्टिक थी कि भाई ठीक है, कर लो, हड़ताल कर लो, शोर मचा लो, एहतजाज कर लो, स्पेस देते रहते और करते रहते हैं एक दूसरे को। पॉइंट ये है कि क्या हल होगा हड़ताल करने से मसला? क्या कराची बंद करने से मसला हल हो जाएगा? आई डोंट थिंक। आपने भी, मैंने भी पिछले 20 सालों में कोई 500 से ज़्यादा हड़तालें देखी होंगी इस शहर के अंदर। क्या उनसे फायदा हुआ? वो हड़ताल करने वाला कोई और था ना, जी, जो भी करता रहा वो भी करते थे और ये भी कर रहे हैं। क्या हड़ताल से मसला हल होता है? मैं इस बात का कायल नहीं हूँ। हमेशा मसाइल हल होते हैं कम टू द टेबल, ना वो जंग से हल होते हैं। जंग में कौन राइट होता है, कौन लेफ्ट, ये पता नहीं चलता। जंग में कौन लेफ्ट हो जाता है वही पता चलता है, जो बचता है वही पता चलता है, बाकी तो सब मर जाता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, कराची वाला साथ देंगे कि नहीं देंगे? टू माई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं एक इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी ताल्लुक रखता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना वो एग्जॉस्ट हो चुका है अब। ना उसको फैसिलिटीज दी जा रही हैं। FBR अलग तंग कर रहा होता है, एक्साइज अलग तंग कर रहा होता है, लेबर डिवीजन अलग तंग कर रहा होता है, EOB ICSE अलग तंग कर रहा होता है। गैस का एक इशू है, कनेक्शन नहीं ले सकते, बिजली का फुकदान है यहाँ पे और बहुत प्रॉब्लम है। रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा, इंपोर्ट में प्रॉब्लम्स हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, डकैतियाँ, चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, धोखेबाजियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एक्सपोर्ट कर नहीं सकते आप, माल आपको मिल, इतनी प्रॉब्लम लेके इंडस्ट्रियलिस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है। अब इंडस्ट्रियलिस्ट का ये हाल है कि भाई मेरा काम सही चल रहा है, बाकी सब भाड़ में जाए, हड़ताल हुए नहीं हुए। जो ये गेयर अप कर रहे हैं, कल जो शोर मचा रहे हैं जमात इस्लामी के साथ, वो सारे ज़्यादातर ट्रेडर, ताजिर एसोसिएशन जो ट्रेड करते हैं उनको। और आई डोंट थिंक कि इनके ये सब करने से एक प्रेशर बिल्डअप हो सकता है किसी हद तक, लेकिन IPP का मसला हल नहीं होगा। दे आर जाइंट्स। IPP मगरमच्छों से भी बड़ी चीज़ें हैं जो बैठे हुए हैं पीछे। वो इतने पावरफुल हैं, इतनी ज़्यादा पावर रखते हैं, इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। मैंने गालिबन आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि इन लोगों के खिलाफ आप एक्शन लेंगे, घूम फिर के आप उन्हीं के पास बात करने जाएंगे, कि वही लोग हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो ताजिर बिरादरी, इंडस्ट्रियलिस्ट बिरादरी इनका साथ देगी। गुल अहमद एनर्जी का नाम सबने सुना है, कॉमन, कितने पावर IPP प्रोजेक्ट्स हैं इनके, और बहुत सारे इस तरह के नाम हैं। लेकिन अभी कुछ अर्से से हम देख रहे थे कि मैंने जुमेरात, जुम्मे के दिन जो है, क्योंकि नमाज का वक्फा होता है, तो सदर में, एम्प्रेस मार्केट में, मुख्तलिफ जगह पे हमने ताजरों की हड़तालें छोटे पैमाने पे देखी। उन्होंने अलामती हड़तालें की थी। पिछले कुछ हफ्तों से हम ये मुस्तकिल देख रहे हैं। इन हालात में जब वो अलामती हड़तालें कर रहे हैं, और इन हालात में अगर पॉलिटिकली कोई पार्टी स्ट्रांगली उनका साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है, तो आप क्या समझते हैं जमाती इस्लामी इस बात को भी एक सियासत के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है? और वो कराची में, क्योंकि इस वक्त वैक्यूम भी खड़ा हुआ है, पॉलिटिकल वैक्यूम मौजूद है, जमात इस्लामी अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर सकेगी? जमात इस्लामी इन तीनों एस्पेक्ट पे काम कर रही है। एक इस वैक्यूम को भी फिल करना चाह रही है, वो जेन्युइन स्टैंड भी ले रही है, वो सही इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, और जितना कर सकते हैं, जितनी उनकी स्ट्रेंथ है उतना करते हैं। बट द पॉइंट इज, मेरी नज़र में ये हल नहीं होने वाला मसला इस तरह। वज़ीर आला सिंध का एक बयान आया आज थ्रेट्स को देखते हुए कि कराची के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, एज इफ के उनका ये बयान देने के बाद हर बंदे के घर के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा हो जाएगा और अमन शांति हो जाएगी इस शहर के अंदर। अब ग्राउंड रियलिटी, हकीकत में
और जो आप कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा गैप आ चुका है। ये सियासतदानों को एहसास करना होगा, ये करते धरता जो इस मुल्क के उनको एहसास करना होगा। अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे तो ये गैप बढ़ता जाएगा और ये रबर बैंड इफेक्ट आएगा, टूटेगा तो बहुत तबाही मचेगी। अच्छा, आप इस पे क्या कहते हैं? कराची में अगर